हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मोहम्मद काशिफ इमरान में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिन्यूएबल एनर्जी का जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। और उसको हम कौन सी एनर्जी बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं विंड एनर्जी। ठीक है। और विंड एनर्जी अगर आप देखेंगे तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन होता नहीं है, क्योंकि जो ज़्यादातर डिस्कशन है वो आपको सोलर एनर्जी के रिलेटेड हमको देखने को मिलता है। और वैसे भी अगर आप ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी देखेंगे तो इसमें जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है वो आपका सोलर का ही देखने को मिलता है। क्योंकि अगर आप करंटली देखेंगे ना, तो जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो टारगेट है कि आने वाले 2030 तक में टोटल इंडिया में 500 गीगावाट का टोटल रिन्यूएबल एनर्जी से पावर जनरेट करने का टारगेट रखा गया है। और इसमें से जो मेजॉरिटी ऑफ जो पोर्शन है 50% से ज़्यादा जो है वो आपको अकेले किसका कंट्रीब्यूशन रहेगा? तो वो अकेले आपको सोलर का कंट्रीब्यूशन रहेगा, जो कि आपको 280 गीगावाट का टारगेट जो है वो सोलर एनर्जी से रिलेटेड हमको देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर आपको सोलर का कंट्रीब्यूशन रहेगा। सोलर के बाद जो आपको एक मेजर जो आप सोर्स ऑफ एनर्जी जो आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा वो आपको विंड एनर्जी के ऊपर में देखने को मिलेगा। क्योंकि करंटली विंड एनर्जी कितना स्टैंड करती है, आगे आने वाले टाइम में 2030 तक में विंड एनर्जी का जो पोर्शन है वो आपको कहाँ पर जाएगा, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कंपनी है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं जो इसमें काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे ये जो टेलीग्राम चैनल वगैरह सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप दोबारा से एक बार हमारा टॉपिक देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं कि बेस्ट 3 स्टॉक्स इन विंड एनर्जी सेक्टर फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर जो भी 3 स्टॉक हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, किसी भी तरह का कोई भी बाई सेल होल्ड का रिकमेंडेशन जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। वीडियो सिर्फ आपको नॉलेज एंड एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि 3 में से जो 2 स्टॉक है ना, वो आपको यहाँ पर स्मॉल कैप देखने को मिलेगा। और जो तीसरी कंपनी है वो भी स्मॉल कैप ही है, पर आप इसको स्मॉल कैप टू मिड कैप की कैटेगरी में कंसीडर कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले जैसा मैंने आपको बताया कि टेलीग्राम चैनल पर आपने विजिट नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने हमारी जो वेबसाइट है investingshalla.com, अगर आपने इस पर भी विजिट नहीं किया है तो जाकर के आप एक बार विजिट कर सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि करंटली जो विंड एनर्जी है ना, विंड एनर्जी के थ्रू जो इंडिया में इंस्टॉलेशन अभी कितना हुआ है, कितना पावर जनरेशन हो रहा है, तो वो आपको देखने को मिलेगा 53.99 गीगावाट। यानी कि जो लेटेस्ट डेटा नवंबर 2025 का हमारे पास अवेलेबल है, उसके हिसाब से इंडिया में जो अभी जो विंड एनर्जी से जो पावर जनरेट हो रहा है वो कितना हो रहा है, तो वो आपको 54 गीगावाट हमको देखने को मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 54 गीगावाट। और ऐसा टारगेट है और ऐसा एस्टिमेशन निकल के आ रहा है कि आने वाले 2030 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 54 गीगावाट को बढ़ा करके 108 गीगावाट का टारगेट जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यानी कि सीधा सीधा आने वाले 5 साल में विंड एनर्जी जो है इंडिया में वो आपको डबल होते हुए देखने को मिलेगा। और ये डबल तो होगा, और ये कितने परसेंट के कैगर से होगा? तो ये 14.76% के कैगर से आपको ओवरऑल विंड एनर्जी सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो ह्यूज ग्रोथ यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। यहाँ पर आप सारा डेटा भी देख सकते हैं कि इंडिया विंड एनर्जी मार्केट हैज़ अ टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 53.99 गीगावाट एज ऑफ नवंबर 25, और मेकिंग द वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट मार्केट इन विंड पावर कैपेसिटी। और इंडिया जो है ग्लोबली 4th लार्जेस्ट मार्केट है इन द वर्ल्ड में। अगर आप टॉप 5 कंट्री देखेंगे तो कौन कौन सा, तो ऑब्वियसली इसमें यूएस आपको देखने को मिलेगा, चाइना देखने को मिलेगा, और उसमें उसके बाद आपको 4th नंबर पर इंडिया यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। ठीक है। कैगर वगैरह देख सकते हैं 25 to 30 के बीच में। अब चलिए सबसे पहले स्पेसिफिक बात करते हैं, क्योंकि इंडिया के मैप को अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे ना, तो जो भी स्टेट जो कि आपको सेंट्रल इंडिया में या जो नॉर्थ इंडिया में जो स्टेट्स हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, यहाँ पर अगर आप आएंगे तो जो पंजाब, हिमाचल और ये वाले जो रीजन है उत्तराखंड वगैरह, यहाँ पर जो है ना आपको विंड एनर्जी का जो पोटेंशियल है वो आपको बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इंडिया में विंड एनर्जी का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। और बहुत ज़्यादा कहने का मतलब ये है ना कि इंडिया में आपको पता है कि इस साइड क्या है, तो इस साइड आपको अरेबियन ओशन है, और इस साइड क्या है, तो इस साइड आपको बे ऑफ बंगाल है। और इस वजह से क्या होता है ना कि ओशन से रिलेटेड जो भी कोस्टल स्टेट होते हैं ना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है। किससे रिलेटेड? तो आपको पावर जनरेट करने के लिए, विंड एनर्जी के लिए जो सबसे सफिशिएंट एटमॉस्फेयर जिसको बोलते हैं ना, या जो सबसे सफिशिएंट एरिया होता है, वो हमको किसको कंसीडर करते हैं? तो ये हम कोस्टल स्टेट को करते हैं, क्योंकि यहाँ पर विंड का जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है। और विंड का जो स्पीड है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है विंड एनर्जी से पावर जनरेट करने के लिए। इस वजह से अगर आप इंडिया में करंटली टॉप 5 स्टेट अगर आप देखेंगे ना, जहाँ पर सबसे ज़्यादा विंड एनर्जी से पावर जनरेट हो रहा है, तो इसमें नंबर 5 पर आपको कौन देखने को मिलेगा? तो वो आपको राजस्थान देखने को मिलेगा। और राजस्थान इकलौता ऐसा स्टेट है जो कि आपको कोस्टल स्टेट नहीं आता है। उसके बावजूद भी राजस्थान में भी करंट जो वर्क हो रहा है वो 5209 गीगावाट मेगावाट मतलब 5.2 गीगावाट इसकी कैपेसिटी है। राजस्थान की इंस्टॉल कैपेसिटी की मैं बात कर रहा हूँ। और इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है कि राजस्थान का बहुत बड़ा रीजन जो है वो आपको डेजर्ट एरिया में है, और डेजर्ट एरिया में भी विंड स्पीड आपको काफ़ी शानदार होती है। और इस वजह से यहाँ पर आपको सोलर एंड विंड दोनों की कैपेसिटी आपको काफ़ी हाई देखने को मिलेगा। और राजस्थान इंडिया की कुछ टॉप 3 स्टेट्स में है
जहाँ पर रेन्यूएबल एनर्जी में सबसे ज़्यादा काम हो रहा है। तो सोलर पर अगर वर्क हो रहा है तो साथ ही साथ हमको विंड में भी वर्क होते हुए देखने को मिल रहा है। बाकी नंबर 4 पर देखेंगे तो आपको महाराष्ट्र देखने को मिलेगा 5.3 गीगावाट। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो कर्नाटका है 7.7 गीगावाट के साथ में। नंबर 2 पर जो स्टेट है वो आपको यहाँ पर तमिलनाडु देखने को मिलेगा 11.8 गीगावाट के साथ। और नंबर 1 पर ऑब्वियसली यहाँ पर कौन सा स्टेट है तो वो आपको गुजरात देखने को मिलेगा। गुजरात की जो कैपेसिटी है वो 13.8 गीगावाट है, यानी कि जो टोटल 54 गीगावाट अगर आप देखेंगे ना तो टोटल 54 गीगावाट में से आपको जो मैक्सिमम कैपेसिटी है इंडिया में वो आपको इन्हीं 4-5 स्टेट से निकल के आ रहा है। हालांकि अभी भी बहुत सारे स्टेट्स हैं, जैसे कि अगर आप देखेंगे जो मेजॉरिटी ऑफ स्टेट की अगर मैं बात करूं तो आंध्र प्रदेश एक बहुत बड़ा स्टेट है जिसकी कोस्टल लाइन जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी है। उड़ीसा आपको देखने को मिलेगा, वेस्ट बंगाल के पास में बहुत पोटेंशियल है। तो इन सारे स्टेट्स को भी हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसको आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। आने वाले टाइम में ये स्टेट्स भी जो हैं वो आने वाले टाइम में विंड एनर्जी सेक्टर में आपको काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया था कि एम्बिशियस 2030 का नेशनल टारगेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 500 गीगावाट नॉन फॉसिल आपको फ्यूल के लिए गोल है। तो 500 गीगावाट जिसमें से 100 गीगावाट स्पेसिफिकली टारगेट रखा गया है फॉर विंड एनर्जी के लिए 108 गीगावाट। साथ ही साथ अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए अभी जो करंट कैपेसिटी कितना है, तो जैसे मैंने बताया करंट कैपेसिटी आपको 54 गीगावाट है और कहाँ तक जाना है तो 108 गीगावाट तक। तो सीधी सी बात है कि आपको आने वाले 5 साल में अप्रॉक्सीमेटली आपको 50 गीगावाट से ज़्यादा जो है वो आपको ऐड करना है। 50 गीगावाट से ज़्यादा ऐड करना है, तो ऐसा तो नहीं है कि किसी एक ही साल में ये 30-40 गीगावाट ऐड हो जाएगा, हर साल आपको वर्क करना पड़ेगा। तो इस वजह से जो एनुअल कैलकुलेशन निकल के आ रहा है ना, तो वो अगर आप देखेंगे तो टू मीट दिस गोल द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैज़ मैंडेटेड अ बिडिंग ट्रेजेक्ट्री ऑफ 10 गीगावाट ऑफ विंड कैपेसिटी एनुअली थ्रू 2028, यानी कि आने वाले 2028 तक हर साल मिनिमम जो है वो 10 गीगावाट का विंड एनर्जी कैपेसिटी से रिलेटेड आपको बिडिंग होते हुए हमको देखने को मिलेगा। जितना ज़्यादा बिडिंग होगा उतना ज़्यादा चांसेस है कि आपको यहाँ पर सारी चीज़ें जो है वो कंपनी के मतलब सेक्टर के फेवर में जाते हुए देखने को मिलेगा। बाकी रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन भी हमको देखने को मिल रहा है, क्योंकि आपको पता होगा कि बहुत सारी इंडिया में डिस्कॉम कंपनी है, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं वो आपको रिन्यूएबल एनर्जी से पावर आपको खरीदती हैं। और इसमें अभी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है ना मतलब आपको विंड का वो 0.67% है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैंडेट कर रही है कि एटलीस्ट आपको 3.48% जो है ना 2030 आते आते विंड से रिलेटेड आपको यहाँ पर पावर को जो है परचेज करना है। तो जब सीधी सी बात है, जब यहाँ पर से भी डिमांड आएगी इनके ऊपर में भी कंपलसरी होगा, तो इनको भी विंड से पावर लेना होगा, और उसके लिए विंड जो बनाने वाली जो कंपनी है विंड सेक्टर के थ्रू उसको यहाँ पर काफ़ी फायदा होगा। साथ ही साथ में जो एक बहुत बड़ा चार्ज होता है आपको पता होगा ISTS चार्ज। क्या होता है? इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम, यानी कि एक स्टेट से जब आप दूसरे स्टेट में जब कभी भी आप पावर को लेकर के जाते हैं, पावर को ट्रांसमिट करते हैं, तो आपको कुछ टैक्सेस वगैरह देना पड़ता है। और अगर आप ये जो पावर जो है इसको अगर आप विंड एनर्जी के थ्रू अगर आप ट्रांसमिट करते हैं या विंड एनर्जी का पावर अगर आप ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो उस केस में जो टैक्सेस वगैरह लगते हैं ना उसको यहाँ पर हटाया गया है। तो उससे भी इस ओवरऑल सेक्टर को यहाँ पर काफ़ी पुश हमको देखने को मिलेगा। बाकी अगर आप फर्दर देखेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर आपको वायबिलिटी गैप फंडिंग यानी कि VGF के थ्रू भी सपोर्ट कर रही है, और यहाँ पर 7,453 करोड़ का VGF स्कीम के थ्रू जो है यहाँ पर अप्रूव किया गया है। 1 गीगावाट का ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट है ऑफ द कोस्ट ऑफ गुजरात एंड तमिलनाडु यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बाकी अगर आप देखेंगे तो विंड सोलर हाइब्रिड, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ना, पहले अगर आप पास में जाएंगे तो नॉर्मली जो भी प्लांट वगैरह बनता था ना, रेन्यूएबल एनर्जी का जो कोई भी पार्क अगर बनता था, तो वहाँ पर या तो आपको सोलर का काम होता था या तो आपको विंड का काम होता था। पर अभी एक बहुत अच्छी चीज़ निकल के आई है कि हाइब्रिड मॉडल पे वर्क चल रहा है। हाइब्रिड का मतलब क्या है ना कि आप सेम लैंड पर एक जगह पैनल लगाएंगे और पैनल के बीच बीच में आप यहाँ पर विंड के लिए आप जो WTG होता है, विंड टर्बाइन जनरेटर वगैरह होता है, जो बड़े बड़े जो फार्म होते हैं, जो बड़े बड़े आपको यहाँ पर लगाया जाता है ना, एनाकल वगैरह निकाल करके विंड के जो फार्म होते हैं, वो दोनों यहाँ पर होता है। तो जब आपको हाइब्रिड के ऊपर में वर्क होगा तो जितना ज़्यादा वर्क आपको सोलर में होगा उतना ही वर्क आपको विंड में देखने को मिलेगा। तो उससे विंड वाला जो सेक्टर है उसको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पुश मिलता है। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कॉर्पोरेट से भी आपको PPA यानी कि पावर परचेस एग्रीमेंट यहाँ पर हमको निकल के आ रहा है। राइजिंग डिमांड फ्रॉम द कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल सेगमेंट, पर्टिकुलर अगर आप देखेंगे तो डेटा सेंटर हो गया, हैवी इंडस्ट्री हो गया, ये आपको काफ़ी पुश कर रही हैं। किसको? तो आपको विंड एनर्जी को। तो ये भी यहाँ पर आप ध्यान में रखिएगा। बाकी ग्रीन हाइड्रोजन, क्योंकि पता है जितना ज़्यादा आने वाले टाइम में ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर में वर्क होगा उतना ज़्यादा यहाँ पर हमको डिमांड आएगी विंड एनर्जी की, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन में अगर आपको हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना है तो आपको रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए, और वो रिन्यूएबल एनर्जी अगर आप सोलर से लेते हैं या फिर आप विंड से लेते हैं तो विंड से यहाँ पर भी आपको एक बड़ा पोर्शन देखने को मिलेगा। बाकी हाई कैपेसिटी टरबाइन भी आ रहा है, क्योंकि अभी आपको पता होगा कि पहले जो है आपको पूरा ओवरऑल जो विंड टरबाइन जनरेटर वगैरह जो बनते थे ना वो 2 मेगावाट का मैक्सिमम बनता था,
पर अभी क्या हो रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी के साथ में चेंज हो रही है, तो सेम लैंड का यूज़ करके आप ज़्यादा पावर जनरेट कर सकते हैं। और अभी आपको 3 मेगावाट, 4 मेगावाट, 6 मेगावाट तक के टरबाइन जो है वो हमको देखने को मिल रहा है। अब अच्छी बात है कि सेम लैंड का आप ज़्यादा यूज़ करके ज़्यादा पावर जनरेट कर सकते हैं। और ये जब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आपको बढ़ेगी वैसे वैसे जो है ओवरऑल सेक्टर को भी हमको काफ़ी पुश मिलेगा। और देख सकते हैं ट्रिपल एनर्जी यील्ड ऑन द सेम लैंड, यानी कि एक ही लैंड के ऊपर में जो पहले आप जिस कैपेसिटी का जो पावर जनरेट कर रहे थे वो सीधा सीधा आपको ट्रिपल होते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर हुई है। साथ ही साथ में रिसोर्स मैपिंग किया गया था, बहुत पहले के ये न्यूज़ है, मतलब ये लेटेस्ट न्यूज़ नहीं है, लेकिन डेटा यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी इसने आइडेंटिफाई किया है टोटल पोटेंशियल ऑफ 1164 गीगावाट एट 150 मीटर हाइट, प्रोवाइडिंग अ मैसिव रनवे फॉर फ्यूचर एक्सपांशन। ये चीज़ आप यहाँ पर इस डेटा को ध्यान से देखिएगा और इसको अपने माइंड में रखिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में ऐसा नहीं है कि 2030 के बाद में इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर में काम होना बंद हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको आने वाले टाइम में और भी शिफ्ट देखने को मिलेगा। और उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है ना कि ये मैसिव ग्रोथ जो विंड एनर्जी सेक्टर में आएगा उसके पीछे ये डेटा है। डेटा क्या है, 1164 गीगावाट, कितने हाइट पे, 150 मीटर हाइट। 150 मीटर हाइट से कहने का मतलब है कि अगर आप ग्राउंड है ना, ये आपका ग्राउंड है, ग्राउंड से अगर आप 100 मीटर तक जाएंगे तो कुछ कैपेसिटी आपको रहेगा। उसके बाद आप जैसे जैसे हाइट बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपको ज़्यादा विंड की स्पीड मिलेगी। और इस वजह से 150 मीटर हाइट पर इतना यहाँ पर पोटेंशियल जो है वो आपको पूरे इंडिया में निकल के आ रहा है। और अभी इंडिया कितना काम कर रही है, तो ओनली इंडिया की कैपेसिटी 54 गीगावाट है और नेक्स्ट 5 साल में भी ये आपको 100 गीगावाट तक ही जाएगा, मतलब 108 गीगावाट। और आप सोचिए कितना पोटेंशियल है, पोटेंशियल आपको 1164 गीगावाट है। तो भी बहुत सारा काम जो है वो आपको इस सेक्टर में होना बाकी है। इस वजह से इस सेक्टर को, इस पूरी ओवरऑल जो इंडस्ट्री है, इसको आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है, ज़रूर आपको अपने माइंड में रखना चाहिए। बाकी नेक्स्ट टॉपिक में अगर आप चाहें तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है नेक्स्ट वीडियो के लिए, तो पहला जो टॉपिक है वो हॉस्पिटल सेक्टर है, हेल्थ केयर सेक्टर है। इसके लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो सिंपली आप कमेंट में जो है ना यहाँ पर हमको 1 लिख सकते हैं। बाकी जो सेकंड टॉपिक है वो किससे रिलेटेड है, तो वो रिलेटेड है आपको कैपेक्स से। हमने इससे पहले भी इस टॉपिक को लेकर के काफ़ी वीडियोस बनाया था, काफ़ी बार हमने इस टॉपिक को कवर भी किया है, लेकिन हमने अभी तक 10 कंपनी ही कवर किया है, 10 कंपनी 15 कंपनी। और स्टॉक मार्केट में आपको पता है बहुत सारी कंपनी है और बहुत सारी कंपनी जो है वो कैपेक्स अनाउंस करते रहती है, यानी कि कंपनी अपनी कैपेसिटी को बढ़ाते रहती है। तो इस डेटा में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो सिंपली आप कमेंट में 2 लिख दीजिएगा। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आने वाले टाइम में और भी नई नई कंपनीज जो है वो आपके साथ आने वाले टाइम में डिस्कस किया जाए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और विंड एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड पहली स्मॉल कैप कंपनी की बात करते हैं। कंपनी का नाम क्या है, तो कंपनी का नाम है केपी एनर्जी लिमिटेड। देखिए केपी एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो ये जो कंपनी है वो साइज में काफ़ी छोटी है, 2200 करोड़ का मार्केट कैप आपको देखने को मिलेगा इस कंपनी का। और देखिए ये जो कंपनी है ना वो आपको विंड एनर्जी में जैसे होता है नॉर्मली पूरा अगर आप विंड जो एनर्जी का जो सेक्टर है इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 2-3 तरीके की कंपनी होती है। एक कंपनी क्या होती है, तो एक कंपनी है जैसे ये आप ब्लेड्स देख रहे हैं ना, ये ब्लेड्स हो गया, ये जो बीच में आपको WTG होता है जिसको हम विंड टर्बाइन जनरेटर वगैरह बोलते हैं, पूरी की पूरी असेंबली यूनिट होता है, इन सब की मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी होती है। तो जब कभी भी सेक्टर ग्रो करता है तो ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरर को फायदा होता है। अब जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है वो कंपनी इंस्टॉलेशन का काम नहीं करती है, तो ऐसी कंपनी जो कि ये पूरा का पूरा इंस्टॉलेशन करके दे, पूरा का पूरा EPC का काम करके दे, पूरा का पूरा जो है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम करके दे, तो सारी इंडस्ट्री जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। तो केपी एनर्जी के केस में क्या है ना कि ये कंपनी मैन्युफैक्चरर नहीं है, ये कंपनी जो है इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ये सब का काम करती है। तो इस वजह से भी ये कंपनी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं विंड एनर्जी के बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है कंपनी ने पास्ट में आपको डिलीवर किया है। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कंपनी ओवरव्यू में कि एज अ लीडिंग एंड टू एंड विंड एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइडर सिंस 2010 वी आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग टू द रीशेप द एनर्जी लैंडस्केप। वी प्रोवाइड ए स्मूथ एंड ऑल इंक्लूसिव सॉल्यूशन दैट कवर यूटिलिटी स्केल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फ्रॉम द कॉन्सेप्ट टू कंप्लीशन। ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि एक जो वर्ड है ना वो यहाँ पर यूज किया गया है, वो वर्ड क्या है, तो वो वर्ड है आपको एंड टू एंड सॉल्यूशन। एंड टू एंड का मतलब क्या है कि अगर आप कोई भी विंड फार्म बनाना चाहते हैं, विंड प्लांट बनाना चाहते हैं, आपके पास में कॉन्सेप्ट है, तो बस आपको कॉन्सेप्ट को लेकर के केपी एनर्जी के पास जाना है और कंपनी पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है ना आपका, उसमें जो जो लगेगा, लैंड की रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, आपको यहाँ पर आपको क्या कौन सी कंपनी से खरीदना चाहिए, क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट होगा, पूरा लैंड लेवलिंग करना, बहुत सारा काम होता है, सारा का सारा काम जो है ये कंपनी आपको करके देगी। तो ये एंड टू एंड सॉल्यूशन कंपनी प्रोवाइड करती है। और एंड टू एंड सॉल्यूशन जो भी कंपनी आपको देगी किसी भी सेक्टर में, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि वहाँ पर आपको मार्जिन जो है वो अच्छे देखने को मिलेंगे एज कंपेयर टू अदर कंपनी, तो ये ध्यान में रखिएगा। बाकी यहाँ पर कंपनी का जो काम है वो क्या क्या देखने को मिलेगा, तो एक तो सबसे बड़ा काम है कंपनी का EPCC, जिससे कंपनी का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है। वो क्या है, तो वो है आपको इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन एंड कमीशनिंग का काम जो है कंपनी आपको करती है। उसके अलावा IPP का भी कंपनी का काम है। IPP का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर। नॉर्मली इंडिपेंडेंट
पावर प्रोड्यूसर का मतलब ये है कि कंपनी जो है नॉर्मली क्या है ना, प्लांट जो होता है वो दो तरीके का बनाती है। मतलब अगर कंपनी को कोई विंड प्लांट बनाना है तो एक कंपनी खुद के लिए बनाएगी और एक कंपनी अपने कस्टमर के लिए बनाएगी। अगर कंपनी कस्टमर के लिए बना रही है तो वो आपको सीपीपी हो जाता है, कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर हो जाता है। और अगर वो प्लांट कंपनी खुद के लिए बनाती है तो वो आपको आईपीपी हो जाएगा। और केपी एनर्जी के केस में अच्छी बात यह है ना कि केपी ग्रुप के पास में गुजरात में बहुत सारा लैंड है और उस लैंड का कंपनी यूटिलाइज करते हुए बहुत बड़े बड़े विंड प्लांट जो है वो कंपनी खुद भी बनाती है। और जो स्टेट यूटिलिटी है, जो स्टेट पावर यूटिलिटी है, उसके साथ में कंपनी का पीपीए रहता है, यानी कि पावर परचेस एग्रीमेंट, और वहां से कंपनी का अच्छा खासा हमको रेवेन्यू देखने को मिलता है। तो ये तो सेकंड सोर्स ऑफ रेवेन्यू हो गया। उसके अलावा आपको ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस भी देखने को मिलेगा और इसके ऊपर में कंपनी काफ़ी वर्क कर रही है। और आने वाले टाइम में कंपनी अपना जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का पोर्टफोलियो है उसको बढ़ाने के ऊपर में वर्क कर रही है। जितना ज़्यादा ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का पोर्टफोलियो होगा उतना ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो केपी एनर्जी आने वाले टाइम में आपको जनरेट करके देगी। देखिए ईपीसीसी में अगर आप देखेंगे तो कंपनी का क्या क्या काम है, तो आपको साइट आइडेंटिफिकेशन करना हो, साइट का पूरा प्रिपरेशन करना हो, साइट का लेवलिंग का काम हो, पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन हो, बड़े बड़े जो आपको यहाँ पर जो आपको टरबाइन वगैरह लगाने का रहता है ना, जो काम आपको बड़े बड़े स्ट्रक्चर रहता है ये सब लगाने का काम हो, पावर को इवैक्यूएट करना हो, पावर को जनरेट करना हो। उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से बहुत सारे परमिट्स चाहिए रहता है, अप्रूवल चाहिए रहता है। उसके अलावा ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। ये सारा का सारा काम जो है वो आपको ईपीसीसी के स्कोप ऑफ सर्विस में वो आपको देखने को मिलेगा। बाकी अगर आप देखेंगे कंपनी के स्नैपशॉट में कंपनी के नंबर्स क्या क्या है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कंपनी का 3.29 गीगावाट का टोटल रिन्यूएबल पोर्टफोलियो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। और ये पूरा केपी एनर्जी लिमिटेड इट्स अ प्रोमिनेंट बैलेंस ऑफ प्लांट सॉल्यूशन प्रोवाइडर है इन रिन्यूएबल एनर्जी लैंडस्केप में। और यहां पर आप देख सकते हैं 2.2 गीगावाट से ज़्यादा के प्रोजेक्ट कंपनी के पास में अभी अवेलेबल है और यहां पर 1 गीगावाट से ज़्यादा का कैपेसिटी इंस्टॉल है आपको देखने को मिलेगा। ये ओवरऑल केपी ग्रुप का है, तो ये ध्यान रखिएगा केपी ग्रुप का टारगेट है कि आने वाले 2030 तक में 10 गीगावाट का एम्बिशियस ग्रुप टारगेट आपको देखने को मिलेगा। बाकी 600 मेगावाट आपको टोटल ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस पोर्टफोलियो है कंपनी का। 48 मेगावाट जो है आपको आईपीपी का जो एसेट्स है वो यहां पर कंपनी के पास में अवेलेबल है। बाकी अगर आप फर्दर देखेंगे तो कंपनी क्या क्या चीज़ें ऑफर करती है, तो रिपीट बिजनेस पोटेंशियल है, यहां पर रिपीट क्लाइंट की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, ऑपरेशनल इफिशियंसी काफ़ी स्ट्रॉग है, पैन इंडिया एक्सपांशन कंपनी कर रही है। क्योंकि अभी अगर आप करंटली देखेंगे तो कंपनी भले आपको गुजरात में है, गुजरात में ही बिजनेस आपको भी देखने को मिल रहा है, पर अभी कंपनी गुजरात से बाहर काफ़ी मैसिव तरीके से ग्रो कर रही है और एक्सपांड कर रही है। आपको यूपी देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है और भी बहुत सारे स्टेट्स है जहां पर कंपनी एक्सपांड कर रही है। और इंडिया के बाहर भी कंपनी ने आपको यहाँ पर कुछ डिस्कशन में हमको देखने को मिल रहा है, तो इसके बारे में आगे फर्दर बात करेंगे। और केपी ग्रुप ने आपको पता होगा कि एमओयू भी साइन किया था, किसके साथ में, तो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के साथ में 8,000 करोड़ का एमओयू यहाँ पर हमको देखने को मिला था, जो कि वाइब्रेंट गुजरात जो हुआ था ना वहां पर ये हमको एमओयू हुआ था, जहां पर आपको ग्रीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्यूल स्टेशन को लेकर के कंपनी ने आपको यहां पर बताया था कि वो आने वाले टाइम में इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकती है। कहां पर, तो गुजरात के अंदर में। बाकी अगर आप देखेंगे तो कंपनी करंट ऑर्डर बुक जो मैंने आपको बताया कि कंपनी के पास में कितना है, तो ये आपको 2.22 गीगावाट का टोटल कैपेसिटी या टोटल ऑर्डर बुक है। और इसको अगर आप वैल्यू के फॉर्म में देखेंगे ना कि कितने करोड़ का ये ऑर्डर है, तो वो आपको अप्रोक्सीमेटली 2,900 करोड़ से 3,086 करोड़, यानी कि अप्रोक्सीमेटली कंपनी के पास में करंटली 3,000 करोड़ का ऑर्डर है। और ये कंपनी का जो मार्केट कैप है उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे ना तो मार्केट कैप से ज़्यादा जो है वो कंपनी का ऑर्डर बुक आपको देखने को मिलेगा। और उसके अलावा अगर मैं फर्दर बात करूं, फ्यूचर पाइपलाइन कंपनी का काफ़ी स्ट्रांग है, बहुत सारे जगह पर कंपनी के ऑर्डर अभी डिस्कशन में है। और ये जो डेटा है वो आपको 3.5 गीगावाट निकल के आ रहा है, तो यहाँ से भी कंपनी को कुछ अच्छे कन्फर्म ऑर्डर निकल के आ सकता है और ये आपको फाइनेंशियल ईयर 26 में देखने को भी मिलेगा। और जैसा मैंने आपको बताया था कि जियोग्राफिकली डाइवर्सिफिकेशन कंपनी काफ़ी कर रही है, वाइल हिस्टोरिकली फोकस तो कंपनी का गुजरात में रहा है, पर अभी गुजरात से बाहर निकल के राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा जैसे स्टेट्स में भी कंपनी आपको अपना फोकस जो है वो लेकर के जा रही है। और कोर एक्सपांशन जो है वो लॉन्ग रन का टारगेट जो है कंपनी का 10 गीगावाट रोड मैप, इसके ऊपर में कंपनी आपको वर्क कर रही है। और इंटरनेशनल एंटिटी भी कंपनी ने यहाँ पर एंट्री लिया था, इंटरनेशनल एंट्री कहाँ पर लिया था, एमओयू साइन किया था कंपनी ने गवर्नमेंट ऑफ बोत्सवाना के साथ में। 36,000 करोड़ का लैंडमार्क एमओयू था कंपनी का, बहुत सारी कंपनीज ने मिल करके किया था। और यहाँ पर रिन्यूएबल जनरेशन, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में कंपनी यहां पर हमको वर्क करते हुए देखने को मिलेगी। बाकी कंपनी के जो अलग अलग कंपनीज के साथ में टाई अप भी देखने को मिला, कुछ पार्टनरशिप भी है। एक पार्टनरशिप आपको आइनॉक्स विंड के साथ में कंपनी ने किया था फॉर 2.5 गीगावाट ऑफ विंड एंड विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट के लिए। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो BESS यानी कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम से रिलेटेड भी कंपनी का जो है वो यहां पर हमको वर्क होते हुए देखने को मिल रहा है। और ये 445 मेगावाट 890 मेगावाट आवर का स्टैंड अलोन BESS प्रोजेक्ट जो है कंपनी गुजरात में कंपनी को ऑर्डर भी मिला था, जो कि कंपनी को 2026 में कंप्लीट करके देना है। बाकी ग्रीन हाइड्रोजन पर मैंने आपको बताया था 1 मेगावाट का कंपनी ऑलरेडी काम यहां पर कंप्लीट कर चुकी है। और ये 8,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट किया था कंपनी ने गुजरात में, उस समय पर कंपनी ने इसके बारे में काफ़ी डिटेल में बात भी किया था।
बाकी एडवांस टरबाइन के ऊपर में काम चल रहा है। ट्रांजिशन आपको पता है कि हायर कैपेसिटी 5 मेगावाट 6 मेगावाट तक जाएगा, तो मैक्सिमाइज एनर्जी जो है वो आपको जनरेट होगी। तो ये कंपनी के केस में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। और आईपीपी के बारे में मैंने आपको बताया था कि कंपनी आने वाले टाइम में आपको 100 मेगावाट का आईपीपी पोर्टफोलियो जो है वो आपको टारगेट लेकर के चल रही है लॉन्ग रन में। और जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का जो पोर्टफोलियो है वो जो कंपनी का करेंटली आपको 525 मेगावाट का है, इसको कंपनी आने वाले 3 सालों के अंदर में बढ़ा करके 1.2 गीगावाट तक लेकर के जाने का टारगेट जो है वो आपको कंपनी ने रखा है। यानी कि एक अच्छा ग्रोथ जो है वो यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सीधी सी बात है, जब आपको ज़्यादा कंपनी पावर आपको कंट्रोल करेगी, ज़्यादा मेंटेनेंस का जो काम होगा कंपनी के पास में, तो ज़्यादा आपको रिकरिंग रेवेन्यू जो है वो आपको जनरेट होगा। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। बाकी नंबर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो नंबर्स के ऊपर अगर आप आएंगे तो 23 to 24 में उतना ग्रोथ नहीं हुआ था कंपनी का रेवेन्यू 438 करोड़ से 471 करोड़, पर उसके बाद कंपनी ने ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाया और 471 करोड़ से बढ़ करके सीधा आपको 936 करोड़ का रेवेन्यू जो है वो यहाँ पर हमको देखने को मिला। यानी कि ओवरऑल अगर आप ईयर ऑन ईयर में देखेंगे तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट आपको डबल हुआ, 99% का रेवेन्यू ग्रोथ हमको देखने को मिला। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो ओनली 8% है। और इससे पहले अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको 75% से ग्रो किया है। सबसे अच्छी बात यह है कि Q2 जो है वो कंपनी की हिस्ट्री का सबसे बेस्ट क्वार्टर था, जब कंपनी ने 300 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू जो है वो सिर्फ एक क्वार्टर में कंपनी ने जनरेट किया। इसका मतलब ये है कि आने वाले क्वार्टर्स अगर कंपनी के अच्छे रहते हैं तो बहुत आसानी से कंपनी फाइनेंशियल ईयर 26 में जो है 1000 करोड़ का जो मैजिकल नंबर है उसको कंपनी जो है वो अचीव करते हुए या क्रॉस करते हुए देखने को मिल सकती है। कंपनी ने अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ भी रखा है, मैनेजमेंट को मेंटेन किया है, एक टारगेट रखा है कि 50% to 60% का रेवेन्यू ग्रोथ जो कि कंपनी को सपोर्ट करेगा ऑर्डर बुक में ओवर 2.2 गीगावाट। इस ऑर्डर बुक के बेसिस पर कंपनी नेक्स्ट ईयर यानी कि 26 में 50 to 60% का रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो आपको एक्सपेक्ट कर रही है। और ऐसा नहीं है कि कंपनी सिर्फ रेवेन्यू जनरेट कर रही है, प्रॉफिट भी जनरेट हो रहा है। नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो 44 करोड़ से 58 करोड़ और 58 करोड़ से बढ़ करके सीधा 115 करोड़ का नेट प्रॉफिट जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। प्रॉफिट बहुत अच्छा है। प्रॉफिट अच्छा होने के पीछे रीज़न एक बहुत बड़ा है कि कंपनी के मार्जिन्स काफ़ी अच्छे हैं। पहले ये 18% था, अभी ये आपको 19% है। अच्छे मार्जिन आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। और छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी के हिसाब से काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेट प्रॉफिट है कंपनी के पास में। और बाकी अगर आप फंडामेंटल पर आएंगे उससे पहले वैल्यूएशन देखेंगे तो स्टॉक आपको अंडर वैल्यू है। हालांकि स्मॉल कैप कंपनी में वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है। अभी स्टॉक जो है वो डाउन ट्रेंड में है और डाउन ट्रेंड में आपको नॉर्मली वैल्यूएशन जो है वो अच्छा देखने को मिलता है। बाकी अगर फंडामेंटल की बात करूं तो 2200 करोड़ का मार्केट कैप है। आरओई एंड आरओसी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा। 45% का आरओई है एंड 41% का आरओसी है। वहीं अगर मैं इस कंपनी के डेट की बात करूं तो 300 करोड़ का डेट है कंपनी के ऊपर में। हालांकि जो रिजर्व है कंपनी के पास में वो 344 करोड़ है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, डेट टू इक्विटी कंट्रोल में है। और जो केपी ग्रुप के जितनी भी कंपनी अगर आप देखेंगे ना, केपी ग्रुप के नॉर्मली 3 कंपनी है इंडियन स्टॉक मार्केट में। एक जो सबसे बड़ी कंपनी है, जो कि आप एक तरह से बोल सकते हैं कि जो कंपनी सबसे ज़्यादा न्यूज़ में रहती है, वो है आपको केपीआई ग्रीन एनर्जी। उसके बाद आपको एक कंपनी और आती है जिसका नाम है केपी ग्रीन इंजीनियरिंग। ठीक है, केपी ग्रीन इंजीनियरिंग ये कंपनी भी जो है आपको रिन्यूएबल एनर्जी में ही तीनों कंपनी वर्क करती है। एक का तो पूरा काम आपको सोलर से रिलेटेड है, एक आपको विंड से रिलेटेड, और एक जो कंपनी है ये दोनों को आपको इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करती है। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर आएंगे तो केपी एनर्जी का वो आप प्रमोटर की होल्डिंग देखेंगे तो 44% की है। वहीं एफआईआई की होल्डिंग जो है वो आपको डाइल्यूट हुआ है, नेग्लिजिबल होल्डिंग है 0.5%। म्यूचुअल फंड की अगर मैं बात करूं तो 1% के आसपास होल्डिंग जो है वो म्यूचुअल फंड के पास में है। हालांकि मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक जो है इस कंपनी में वो आपको पब्लिक के पास में, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न उतना ज़्यादा इंप्रेसिव देखने को नहीं मिलेगा। तो इस कंपनी को फर्दर आप स्टडी कर सकते हैं। अब चलिए सेकंड कंपनी की बात करते हैं जो कि मैन्युफैक्चरर है WTG, यानी कि विंड टर्बाइन जनरेटर की मैन्युफैक्चरर है। कंपनी का नाम क्या है? तो कंपनी का नाम है आइनॉक्स विंड लिमिटेड। आइनॉक्स विंड की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी लंबा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कंपनी का। कंपनी में एक समय पर काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली, उसके बाद करेक्शन था, फिर वापस से रैली आई, उसके बाद काफ़ी लंबे समय से स्टॉक में हमको करेक्शन देखने को मिल रहा है। आइनॉक्स विंड की अगर मैं बात करूं तो जैसा मैंने बताया कि जो बड़े बड़े विंड टर्बाइन जनरेटर वगैरह होते हैं ना, ये जो पूरा का पूरा जो इक्विपमेंट है, ब्लेड से लेकर के आपको पूरा जो स्ट्रक्चर से लेकर के ये सब कोई कंपनी बनाती है, तो उस कंपनी का नाम है आइनॉक्स विंड लिमिटेड। और ये आप सारा यहाँ पर देख भी सकते हैं कंपनी का वर्क। अब चलिए बात करते हैं कि कंपनी किस ग्रुप से बिलोंग करती है। देखिए, आइनॉक्स ग्रुप से ये कंपनी बेसिकली बिलोंग करती है। और आइनॉक्स ग्रुप जो है ना, ये आपको रिन्यूएबल एनर्जी के साथ साथ में आपको केमिकल एनर्जी में भी वर्क करता है, केमिकल सेक्टर में भी वर्क करता है, सॉरी। तो केमिकल में आपको GFL यानी कि गुजरात फ्लोरो करके कार्बन करके जो कंपनी है ना,
फ्लोरोकेमिकल्स, ये कंपनी की आप बोल सकते हैं एक तरह से कंपनी है, बड़ी कंपनी है और इसके अंदर में सब्सिडी में बहुत सारी अलग अलग कंपनी है। आइनोक्स रेनेबल में अगर आप देखेंगे तो आइनोक्स विंड एक बहुत बड़ी कंपनी है। आइनोक्स आपको क्लीन एनर्जी देखने को मिलेगा। आइनोक्स रेनेबल से लेकर के न्यू एनर्जी, ये कुछ सब्सिडरी कंपनी है जो इसके अंदर में यहाँ पर आपको वर्क करती है। तो बिलियन डॉलर की कंपनी है और जब कोई कंपनी बिलियन डॉलर की होती है तो एक बड़े ग्रुप से जब बैकअप रहता है ना तो कंपनी को काफ़ी पुशअप मिलता है। बाकी अगर आप देखेंगे तो रीसेंट क्वार्टर भी जो है इस कंपनी के लिए वो काफ़ी शानदार रहा था, क्योंकि कंपनी ने स्ट्रॉन्गेस्ट एवर फाइनेंशियल रेवेन्यू जो है वो आपको जनरेट किया था। Q2 में रेवेन्यू जो है वो 56% से ग्रो किया था। उसके अलावा पैट में भी हमको शानदार ग्रोथ देखने को मिला। उसके अलावा देखेंगे तो कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो आपको बढ़ करके 3.2 गीगावाट को क्रॉस कर गया है। इसके बारे में आगे हम फर्दर और भी ज़्यादा डिटेल में हम बात करेंगे। और उसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना तो इंडिया का जो विंड एनर्जी सेक्टर है, जो विंड सेक्टर है वो आपको मल्टी डिकेडल ग्रोथ स्टोरी है। जैसा मैंने आपको बताया था ना कि 1100 गीगावाट से ज़्यादा का पोटेंशियल है इंडिया के पास में और लार्ज कैपेसिटी टारगेट है लीडिंग टू डिमांड ग्रोथ। इंडिया का टारगेट है 122 गीगावाट ऑफ इंस्टॉल्ड विंड कैपेसिटी फ्रॉम 53 गीगावाट करंटली, जो आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। ये डेटा जो है वो अलग अलग वेबसाइट में अलग अलग है, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि 100 गीगावाट से ऊपर ही है। साथ ही साथ में जो इंडिया का ग्रीन हाइड्रोजन टारगेट है वो आपको 5 मेट्रिक टन आपको पर एनम के हिसाब से टारगेट रखा गया है और इसमें भी बहुत सारा काम जो है आपको यहाँ पर होना है। साथ ही साथ में अगर आप देखेंगे तो इकोनॉमिक्स के हिसाब से ये काफ़ी इंप्रेसिव सेक्टर रहेगा। बाकी इमेंस पोटेंशियल है फॉर आपको विंड कैपेसिटी एडिशन आपके हिसाब से यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऑन शोर पोटेंशियल जो है वो 695 गीगावाट है और ऑफ शोर की भी जो कैपेसिटी है वो आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। पॉलिसीज़, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी काफ़ी यहाँ पर आपको फेवरेबल है ओवरऑल विंड सेक्टर के लिए, क्योंकि जीएसटी जो है विंड कंपोनेंट्स के ऊपर में उसको कम किया गया है 12% से घटा करके 5%। और इससे क्या होगा, जब आपको जीएसटी वगैरह कम होता है तो उस सेक्टर को जो है काफ़ी पुश मिलता है। ठीक है ना। एमएनआरई यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, उसने भी यहाँ पर एएलएम स्कीम लेकर के आया था जिसके बारे में हमने ऑलरेडी पास्ट में बात किया था। बाकी सीईआरसी स्कीम्स वगैरह भी हमको देखने को मिला है, जीएसटी वगैरह कम किया गया है। आईएसटीएस जो इंटर स्टेट ट्रांसमिशन जो आपको टैक्सेस वगैरह लगते हैं उसको यहाँ पर घटाया गया है, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपसे बात भी किया था। बाकी आइनॉक्स विंड के अगर आप नंबर्स के ऊपर अगर आप आएंगे ना तो देखिए आइनॉक्स विंड की जो एग्जीक्यूशन था फाइनेंशियल ईयर 23 में 104 मेगावाट था। उसके बाद नेक्स्ट ईयर ये बढ़ करके कितना हुआ तो 376 मेगावाट हुआ। बाकी फाइनेंशियल ईयर 25 में ये बढ़ करके 705 मेगावाट और नेक्स्ट ईयर ऐसा एक्सपेक्टेड है कि कंपनी 1.2 गीगावाट तक जाएगी और कंपनी टारगेट लेकर के चल रही है 2 गीगावाट फॉर फाइनेंशियल ईयर 27। और इंडिया मूव टुवर्ड 10 गीगावाट ऑफ एनुअल विंड एडिशन, जो मैंने आपको बताया था ना कि हर साल इंडिया को अगर 100 गीगावाट को क्रॉस करना है तो हर साल मिनिमम जो है वो 10 गीगावाट का आपको यहाँ पर एडिशन देखने को मिलेगा। और इसके लिए कंपनी जहाँ पर टारगेट लेकर के चल रही है कि 10 गीगावाट में से 2 गीगावाट जो है वो आपको आइनॉक्स ग्रुप या आइनॉक्स विंड को यहाँ पर हमको फायदा हो। और उसी हिसाब से अगर आप देखेंगे ना तो कंपनी का जो ऑर्डर बुक है उसमें भी एक ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिला। 1.5 गीगावाट से 3.2 गीगावाट पर कंपनी का ऑर्डर बुक जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर पहुँच चुका है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो कंपनी के केस में टोटल अगर आप ओवरऑल आइनॉक्स विंड एनर्जी को अगर आप समझना है तो टोटल 5 पॉइंट है जिसके बेसिस पर आप कंपनी को समझ सकते हैं। सबसे पहला जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कंपनी के फेवर में वो स्ट्रॉन्ग ग्रुप पेडिग्री, यानी कि आइनॉक्स ग्रुप से ये कंपनी बिलोंग करती है। साइजेबल प्रोमोटर होल्डिंग है इस कंपनी में और अनपैरेलल मैनेजमेंट टीम है कंपनी के पास में, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। साथ ही साथ में क्रेडिट वर्थिनेस है कंपनी का, काफ़ी नेट कैश बैलेंस शीट है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है कंपनी के सारे बैंक्स वगैरह के साथ में, कि क्रेडिट रेटिंग वगैरह भी कंपनी का काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। उसके अलावा कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको देखने को मिलेगा। वन ऑफ इंडियाज़ लार्जेस्ट विंड सॉल्यूशन प्रोवाइडर है विथ हाई वैल्यू प्रोजेक्ट डेवलपमेंट पाइपलाइन में है। उसके अलावा देखेंगे तो कंपनी के केस में जो सबसे अच्छी बात है कि कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी डाइवर्सिफाई है। मोर देन आपको 3.2 गीगावाट से ज़्यादा के ऑर्डर बुक आपको देखने को मिलेगा। और विंड एनर्जी सेक्टर का जो सबसे बड़ा ऑर्डर है वो कौन सी कंपनी के पास में है तो वो आइनॉक्स विंड के पास में है, जो कंपनी एग्जीक्यूट कर रही है सिंगल लार्जेस्ट विंड प्रोजेक्ट ऑर्डर फॉर 1.5 गीगावाट। ये आप ध्यान में रखिएगा। बाकी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर में कंपनी काफ़ी फोकस कर रही है और जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो कंपनी ने बढ़ाया है, बढ़ा करके 2.5 गीगावाट से क्रॉस कर चुकी है कंपनी। और पहले जो कंपनी ओनली 2 मेगावाट का जो विंड टर्बाइन जनरेटर कंपनी बनाती थी उसको भी बढ़ा करके 3 मेगावाट, फिर बढ़ा करके 4 मेगावाट, फिर आपको 6 मेगावाट तक का भी जो है ले जाने का टारगेट यहाँ पर रखा गया है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन पर कंपनी काफ़ी फोकस कर रही है और कंपनी एक नया नैकल एंड हब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो कंपनी यहाँ पर आपको लेकर के आ रही है। नैकल क्या होता है ना, बेसिकली ये आप एक तरीके से बोल सकते हैं जो जिसके अंदर में सारी जो यूनिट है ना असेंबल होती है ना उसको हम नैकल बोलते हैं। और उसके साथ साथ हब होता है जो सामने आपको पोर्शन में लगा रहता है,
अगर आपने देखा होगा तो ये जो पूरा का पूरा विंड होता है ना, यहाँ पर अगर मैं आपको ब्लेड्स बना करके बता देता हूँ तो ये वाला यूनिट पूरा नेकल है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है कंपनी फुल स्विंग में जो है वो आने वाले टाइम में स्टार्ट करने वाली है। तो यहाँ से भी कंपनी को अच्छा रेवेन्यू आएगा। अब अगर मैं कंपनी के ऑर्डर बुक को ब्रेकअप करूँ तो यहाँ पर कंपनी के जो ऑर्डर बुक है वो दो तरीके के ऑर्डर जो है वो कंपनी को मिल रहा है। एक ऑर्डर बुक है कि कंपनी को इक्विपमेंट सप्लाई करना है, ठीक है। तो टोटल जो 3.2 गीगावाट है इसमें से आपको 1.4 गीगावाट का जो ऑर्डर है, यानी कि टोटल ऑर्डर बुक का 44% वो कंपनी को इक्विपमेंट सप्लाई करने का है। बाकी जो रिमेनिंग 56% जो ऑर्डर बुक है 1.8 गीगावाट वो आपको एंड टू एंड है, यानी कि इसमें जो है ना कंपनी को इक्विपमेंट तो सप्लाई करना ही है, उसके साथ साथ जो इंस्टॉलेशन का काम हो गया या पूरा का पूरा जो एंड टू एंड में जो सारी चीज़ें जो देखने को मिलती है ना, वो सारा काम भी जो है वो कंपनी को करके देना है। कंपनी ने नए ऑर्डर जो है वो ऐड किया था 380 मेगावाट का, कंपनी ने जो ऑर्डर सप्लाई किया था 348 मेगावाट का। बाकी कंपनी ने टोटल करंट ऑर्डर बुक जो है वो आपके सामने है। वहीं कंपनी के यहाँ पर अगर आप इसके क्लाइंट बेस के ऊपर आएंगे तो कंपनी के पास में काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लाइंट्स है, जैसे कि आपको एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, एनएचपीसी आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा राइट से आईओसीएल आपको देखने को मिलेगा, अडानी रिन्यूएबल है, टाटा पावर एक बहुत बड़ा नाम है। उसके अलावा देखेंगे तो लीप ग्रीन एनर्जी आपके पास में है, रिन्यू पावर आपको देखने को मिलेगा, श्री सीमेंट है, एशियन पेंट है, टोरेंट पावर है और जीएसीएल है, एसजेवीएन आपको देखने को मिलेगा। तो काफ़ी डाइवर्सिफाई क्लाइंट बेस है जो कि काफ़ी अलग अलग इंडस्ट्री से यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। बाकी कंपनी एनुअल एग्जीक्यूशन के ऊपर में काफ़ी फोकस कर रही है। कंपनी का टारगेट है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर 26 में कंपनी एम कर रही है मोर देन 1.2 गीगावाट ऑफ एग्जीक्यूशन और फाइनेंशियल ईयर 27 में कंपनी टारगेट कर रही है ओवर 2 गीगावाट ऑफ एनुअल एग्जीक्यूशन। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। बाकी ऑर्डर बुक की विजिबिलिटी काफ़ी स्ट्रांग है, तो आने वाले 2 से 3 साल के लिए कंपनी को अगर नए ऑर्डर नहीं भी मिलते हैं तो भी कंपनी के पास में सफिशिएंट ऑर्डर है, सफिशिएंट काम मौजूद है। कंपनी को सिर्फ अपने एग्जीक्यूशन के ऊपर में फोकस करना है और एग्जीक्यूशन अगर कंपनी अच्छा रखती है तो आने वाले केस में कंपनी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर सकती है। क्योंकि अगर आप आइनॉक्स विंड के केस में अगर आप पास्ट में जाएंगे ना तो कंपनी के पास में एक समय पर डेट का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था और डेट क्योंकि कंपनी के ऊपर में काफ़ी ज़्यादा था और ज़्यादा डेट होने की वजह से कंपनी को अपने प्रॉफिट का एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो इंटरेस्ट के फॉर्म में पे करना पड़ रहा था। इस वजह से कंपनी जो है काफ़ी लंबे समय से लॉस मेकिंग थी। हालांकि अभी रिसेंट ईयर में कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया था और काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट जनरेट किया है। क्यों? क्योंकि कंपनी ने अपने डेट के ऊपर में काफ़ी वर्क किया और डेट को काफ़ी हद तक रिड्यूस भी किया है। इसके बारे में आगे फर्दर बात करेंगे। बाकी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपांशन के ऊपर में कंपनी काफ़ी फोकस कर रही है और 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कंपनी करने वाली है ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर टू एक्सपांड मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इन गुजरात एंड मध्य प्रदेश and is setting up a new facility in southern India to improve access to wind site in the Karnataka, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। क्योंकि ये जो स्टेट्स है ना यहाँ पर आने वाले टाइम में काफ़ी काम होगा और इसको ध्यान में रखते हुए कंपनी साउथ इंडिया में भी एक नया प्लांट बनाने जा रही है जिससे यहाँ के साउथ इंडिया का जो मार्केट है उसको फर्दर एक्सपांड किया जा सके। बाकी ट्रांजिशन में कंपनी चली रही है, जो मैंने आपको बताया था कि 3 मेगावाट से आपको 3.3 मेगावाट का विंड टर्बाइन जनरेटर का कंपनी ने ऑलरेडी यहाँ पर आपको सीरीज लेकर के आने वाली है और यहाँ से भी कंपनी हायर रेवेन्यू जो है वो आपको एक्सपेक्ट कर रही है विथ हायर मार्जिन। बाकी फर्दर देखेंगे तो 4 मेगावाट, उसके अलावा देखेंगे तो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का जो पोर्टफोलियो है इसके ऊपर में भी कंपनी का फोकस है। अभी करंटली कितना है तो 5 गीगावाट है, जिसको बढ़ा करके 17 गीगावाट तक लेकर के जाना है ओवर द नेक्स्ट आपको 2 ईयर। तो ये बहुत बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू होगा कंपनी का आने वाले टाइम में, तो इसको आप बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। बाकी एंट्री है कंपनी का सोलर एंड हाइब्रिड में भी कंपनी ने यहाँ पर एंट्री लिया है और केपी एनर्जी के साथ में कंपनी ने ज्वाइंटली यहाँ पर पार्टनरशिप कंपनी ने किया है और 2.5 गीगावाट का विंड एंड विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट जो है वो कंपनी यहाँ पर आपको कंप्लीट करेगी और सोलर मैन्युफैक्चरिंग का भी काम कंपनी आपको चालू करने वाली है। जो सोलर पैनल होता है ना, इसकी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आने वाले करने टाइम में चालू करेगी और जो अपना बिजनेस है उसको कंपनी डाइवर्सिफाई कर रही है और इसके लिए कंपनी का जो टारगेट है वो आपको 5 गीगावाट ऑफ सोलर मॉड्यूल एंड 2.5 गीगावाट ऑफ सोलर सेल बाय 2026। ये यहाँ पर जो है वो टारगेटेड कैपेसिटी जो है वो यहाँ पर निकल के आया है और इससे रिलेटेड अभी बहुत सारा डेटा अवेलेबल नहीं है। तो जैसे ही कुछ अपडेट आएगा तो मैं आने वाले किसी वीडियो में इसके बारे में फर्दर और भी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, डेट रिडक्शन के ऊपर में कंपनी ने सबसे अच्छी तरीके से यहाँ पर वर्क किया है। मतलब अगर आप देखेंगे ना पास्ट के केस में जो सबसे बेस्ट एग्जांपल यहाँ पर आइनॉक्स के केस में आ रहा है ना, वो कंपनी का डेट कम हुआ है। क्योंकि अगर आप देखेंगे एक समय पर कंपनी का जो डेट था वो 2400 करोड़ था, फिर ये घट करके कितना हुआ तो फिर ये घट करके आपको 2000 करोड़ हुआ नेक्स्ट ईयर। उसके बाद नेक्स्ट ईयर ये घट करके 1500 करोड़ हुआ। उसके बाद क्वार्टर 1 में ये घट करके 1249 करोड़। अभी क्वार्टर 2 में अगर आप आएंगे तो ये ऑलरेडी घट करके 1140 करोड़ पर पहुंच चुका है। तो कंपनी ने अपने डेट के ऊपर में काफ़ी वर्क किया है, डेट को कम किया है और बैलेंस शीट स्ट्रांग होने से कंपनी को काफ़ी फायदा भी हुआ है और इस वजह से जो कंपनी एक समय पर लॉस मेकिंग थी वो अभी कंपनी आपको प्रॉफिटेबल देखने को मिल रही है। उसके अलावा देखेंगे नंबर्स, क्योंकि एंड ऑफ द डे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कंपनी रेवेन्यू कितना जनरेट कर रही है। तो नंबर्स पर आएंगे तो अच्छे ग्रोथ देखने को मिलेगा। 733 करोड़ से बढ़ करके सीधा 1746 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया। नेक्स्ट ईयर ये बढ़ करके सीधा आपको
3,557 करोड़, यानी कि जो ईयर ऑन ईयर में जो रेवेन्यू ग्रोथ है ना वो ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। 23 टू 24 के बीच में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको 138% से ग्रो किया है। वहीं अगर आप 24 टू 25 के बीच में देखेंगे तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको 104% से ग्रो किया है, यानी कि आपको एक शानदार ग्रोथ जो है वो कंपनी के रेवेन्यू में देखने को मिल रहा है। और ऐसा नहीं है रेवेन्यू ग्रो किया है, प्रॉफिट में भी कंपनी ने रीसेंट टाइम में ग्रो दिखाया है, क्योंकि पहले कंपनी काफ़ी ज़्यादा लॉस में थी, क्योंकि इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता था। 712 करोड़ का लॉस था जो कि घट करके 48 करोड़ पर आया, और अभी फाइनली कंपनी 438 करोड़ के प्रॉफिट के ऊपर में खड़ी है। उसके पीछे ऑब्वियसली एक तो डेट रिडक्शन होना एक बहुत बड़ा रीज़न है, साथ ही साथ कंपनी ने अपने मार्जिन्स के ऊपर में बहुत स्ट्रांग तरीके से वर्क किया है। जो मार्जिन एक समय पर 15% था वो मार्जिन अभी बढ़ करके 21% आपको देखने को मिल रहा है। तो ये एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, इसकी वजह से भी जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पर आइनॉक्स विंड का जो है वो बढ़ते हुए देखने को मिला है। बाकी वैल्यूएशन पर आएंगे तो स्टॉक आपको यहाँ पर करंटली अंडर वैल्यू है, क्योंकि स्टॉक में करेक्शन काफ़ी ज़्यादा हुआ है। और फंडामेंटल पर अगर आप आएंगे तो 19,600 करोड़ का मार्केट कैप है। ROE एंड ROC उतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है, 11% है। डेट अगर मैं देखेंगे तो 1,140 करोड़ का डेट है। डेट टू इक्विटी कंट्रोल में है, अभी कोई दिक्कत की बात नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पर भी अगर आप आएंगे तो प्रमोटर की यहाँ पर 44% की होल्डिंग है। वहीं FII की बात करूँ तो काफ़ी स्ट्रांग होल्डिंग जो है करंटली FII होल्ड करते हैं 13% से ज़्यादा। म्यूचुअल फंड की बात करूँ तो म्यूचुअल फंड की भी यहाँ पर अच्छी होल्डिंग है, अप्रॉक्सीमेटली 10%, यानी कि अगर मैं सिर्फ इंस्टीट्यूशन की बात करूँ ना तो 23% से ज़्यादा की होल्डिंग जो है वो आपको इंस्टीट्यूशन के पास में है। वहीं पब्लिक की बात करूँ तो पब्लिक के पास में 32% की होल्डिंग निकल के आ रही है। तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो इस कंपनी का अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर प्रमोटर, FII और DII की काफ़ी अच्छी होल्डिंग जो है वो आपको देखने को मिल रही है। तो ये आपको सेकंड कंपनी हो गई। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड कंपनी की बात करते हैं जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी का नाम क्या है? तो कंपनी का नाम है TD पावर सिस्टम लिमिटेड, और इस कंपनी ने एक अच्छी रैली जो है वो बना करके दिया है। हालांकि रिसेंट टाइम में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल रहा है, पर स्टॉक ने काफ़ी अच्छा ओवरऑल परफॉर्म किया है। और इस कंपनी की अगर मैं बात करूं तो ये आपको 10,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली ये कंपनी देखने को मिलती है। और TD पावर सिस्टम की अगर मैं बात करूं ना तो ये कंपनी जो है एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो है ना वो आपको बनाती है। ये स्पेसिफिक इक्विपमेंट क्या है? तो किसी भी विंड प्लांट में आपको जनरेटर की रिक्वायरमेंट होती है। अभी ये जनरेटर क्या होता है? तो ये AC जनरेटर होता है जो कि आपको मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होगा? जनरेटर के हेल्प से। और ये जनरेटर कौन बनाती है? तो ये जनरेटर जो है वो आपको TDPS बनाती है, क्योंकि आप मैकेनिकल के थ्रू विंड आएगा, ये आपको घूमेगा, घूमने के बाद में जो मैकेनिकल के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी जनरेट होना है ना वो जनरेटर के थ्रू होगा। और वो कौन सी कंपनी बना रही है? तो वो TDPS बना रही है। और वो सिर्फ आपको जनरेटर नहीं बना रही है, उसके साथ साथ कंपनी मोटर की भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। कंपनी के प्रोडक्ट्स में अगर आप आएंगे तो ओवरऑल आपको जनरेटर फॉर टरबाइंस कंपनी बनाती है। स्टीम जनरेटर हो गया, गैस टरबाइन हो गया, आपको हाइड्रो टरबाइन हो गया, विंड टरबाइन जो मैंने आपको जिसके बारे में बताया ये कंपनी बनाती है। जनरेटर फॉर आपको इंजन्स के लिए भी, डीजल इंजन, गैस इंजन के लिए, जनरेटर फॉर आपको स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए जैसे कि मोटर हो गया, लोकोमोटिव इंजन जो होते हैं यहाँ पर भी जनरेटर की रिक्वायरमेंट होती है। मरीन जो बड़े बड़े जो शिप्स होते हैं, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री हो गया, जियो थर्मल इंडस्ट्री हो गया, सोलर थर्मल हो गया, इन सब के लिए कंपनी बड़े स्केल पर जनरेटर्स की आपको मैन्युफैक्चरिंग करती है। मोटर की अगर मैं बात करूं तो इंडक्शन मोटर से लेकर के सिंक्रोनाइज मोटर से लेकर के ट्रैक्शन मोटर्स, ये अलग अलग टाइप के मोटर्स हैं जिसकी कंपनी हमको मैन्युफैक्चरिंग करते हुए देखने को मिलती है। बाकी कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो फुल्ली स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, काफ़ी आपको एडवांस प्लांट वगैरह है कंपनी के पास में। और कंपनी का जो प्लांट है वो आपको बेंगलुरु के पास में देखने को मिलता है, ऑटोमेशन और रोबोटिक्स के साथ में ये प्लांट है। और कंपनी का जो अभी तक टोटल ओवरऑल जो इंस्टॉलेशन है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में अभी तक कंपनी ने कितने जनरेटर इंस्टॉल किया है, तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, डेटा दिया हुआ है। 7,604 जनरेटर जो है वो कंपनी ने टोटल 111 कंट्रीज़ में सप्लाई किया है। और इसमें ऑब्वियसली कहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेगा? तो एशिया में काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया यहाँ पर सबसे बड़ा कस्टमर है और इंडिया में आपको TDPS का हेडक्वार्टर भी है। टोटल इंडिया में 5,277 जनरेटर कंपनी ने सप्लाई किया है। ओशियाना में अगर आप आएंगे, यानी कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वाले रीजन में, तो 193 जनरेटर कंपनी ने सप्लाई किया है। अफ्रीका में 295 जनरेटर, साउथ अमेरिका वाले रीजन में जहाँ पर आपको ब्राज़ील, अर्जेंटीना वाला जो कंट्री है वहाँ पर 56 जनरेटर देखने को मिलेगा। बाकी जो नॉर्थ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका वाला जो रीजन है यहाँ पर टोटल आपको 350 से ज़्यादा जनरेटर कंपनी ने सप्लाई किया है। यूरोप काफ़ी बड़ा मार्केट है कंपनी के लिए, क्योंकि यहाँ पर कंपनी के जो ना सेल्स ऑफिसेज वगैरह जो है काफ़ी सारे हैं। और कंपनी का एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो कि इंडिया के बाहर भी है।
जो कि इस्तांबुल में है। टोटल 3 प्लांट है, 2 प्लांट कंपनी का इंडिया में है और 3 प्लांट जो है और 1 प्लांट जो है कंपनी का इंडिया के बाहर इस्तांबुल में, टर्की में देखने को मिलता है। और इस वजह से यूरोप के मार्केट को कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से टैकल कर रही है। बाकी फर्दर देखेंगे तो कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। टोटल 1587 करोड़ के ऑर्डर बुक है कंपनी के पास में। करंटली 84% का ऑर्डर इनफ्लो देखने को मिला था और एक्सपोर्ट से कंपनी को काफ़ी अच्छे ऑर्डर यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। बाकी फर्दर अगर आप देखेंगे तो ये पूरा हाईलाइट कंपनी ने बताया है कि हाइड्रो जनरेटर सेगमेंट से कैसा आया, गैस इंजन से कंपनी ने क्या क्या किया, 2 पोल जनरेटर से क्या क्या किया, ये सारा डेटा है। और जो टोटल ऑर्डर बुक को अगर आप डाइवर्सिफाई करेंगे तो जो मेजर ऑर्डर है वो आपको एक्सपोर्ट से आ रहा है 838 करोड़ का। उसके अलावा देखेंगे तो 396 करोड़ के जो ऑर्डर हैं वो डोमेस्टिक से भी कंपनी ने जनरेट किया है। रेलवे से भी कंपनी के पास में 249 करोड़ के ऑर्डर अभी मौजूद है कंपनी के पास में। बाकी जो है वो अलग अलग स्पेयर पार्ट से रिलेटेड भी ऑर्डर्स वगैरह वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था कि कंपनी अभी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के ऊपर में काफ़ी फोकस कर रही है। एक नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो यूनिट 3 आपको तुमकुर, जो कि कर्नाटका में है, तुमकुर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर कंपनी आपको लेकर के आने वाली है और डिज़ाइन टू इन्हांस कैपेसिटी फॉर जनरेटर, मोटर एंड पार्ट्स के लिए। तो एक नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आएगा तो ज़्यादा रेवेन्यू आएगा, मार्केट डाइवर्सिफिकेशन भी देखने को मिलेगा। टीडीपीएस एक्सपांडिंग इनटू कस्टमाइज्ड जनरेटर मोटर सिस्टम फॉर इंडस्ट्रियल एंड रिन्यूएबल एप्लीकेशन टारगेटिंग टू ग्रोथ इंडिया डेटा सेंटर एंड एआई इंफ्रास्ट्रक्चर इन द यूएस एंड यूरोप। बेसिकली यूएस और यूरोप के मार्केट से बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है कंपनी को स्पेसिफिक जनरेटर की। किसके लिए? तो डेटा सेंटर इंडस्ट्री और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडस्ट्री के लिए। और इसके लिए कंपनी इस मार्केट को ध्यान में रखते हुए अलग से जनरेटर के ऊपर में वर्क भी कर रही है। एक्सपोर्ट पर कंपनी का काफ़ी ज़्यादा फोकस है क्योंकि अराउंड जो ऑर्डर कंपनी को मिल रहे हैं ना उसमें 70% जो ऑर्डर है वो एक्सपोर्ट से ही आ रहा है अक्रॉस आपको 110 कंट्रीज से। तो एक्सपोर्ट ऑब्वियसली कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है और इसको कंपनी यहाँ पर पूरा फोकस भी लेकर के चल रही है। कंपनी ने कुछ पार्टनरशिप्स वगैरह भी किया है अलग अलग कंपनीज के साथ में यूरोपियन मार्केट में, और आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर में भी कंपनी का काफ़ी फोकस आपको देखने को मिलेगा। और जैसा मैंने आपको बताया कि कंपनी का जो पूरा स्ट्रॉन्ग फोकस है ना वो आपको एआई एंड डेटा सेंटर पर भी है। TDPS इज अ हैविली टारगेटिंग द एक्सेलरेटिंग डिमांड फॉर बैकअप एंड प्राइम पावर ऑफ द आपका AI ड्रिवन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेटा सेंटर इन द यूएस एंड यूरोप विच इज़ अ मेजर ग्रोथ ड्राइवर। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कंपनी ने क्लियरली बोला है कि आने वाले टाइम में कंपनी के लिए ये मेजर ग्रोथ ड्राइवर का रोल जो है वो आपको प्ले करेगा ये दोनों इंडस्ट्री, और दोनों इंडस्ट्री में आपको ग्रोथ देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर दोनों इंडस्ट्री को चलाने के लिए पावर की रिक्वायरमेंट है और जहाँ भी पावर की रिक्वायरमेंट आएगी वहाँ पर आपको जनरेटर की रिक्वायरमेंट जो है वो ऑटोमेटिकली हमको देखने को मिलेगा। बाकी मोटर सेगमेंट में भी कंपनी काफ़ी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है और यहाँ पर कंपनी मिडिल ईस्ट के मार्केट को टैकल कर रही है, तो इसको भी यहाँ पर आप ध्यान में रखिएगा। बाकी नंबर्स के ऊपर अगर आप आएंगे तो कंपेरेटिवली उतना स्ट्रॉन्ग नंबर में ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा जैसा आपको केपी एनर्जी या आइनॉक्स विंड के केस में था। हालांकि कंपनी का रेवेन्यू में ग्रो हुआ है, अगर आप देखेंगे 872 करोड़ से बढ़कर के 1000 करोड़ और 1000 करोड़ से बढ़कर के 1279 करोड़, तो ये कंपनी का ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ है। हालांकि अगर आप परसेंटेज में आएंगे तो यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू जो है वो आपको 15% से ग्रो किया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको 27% से ग्रो किया है। तो कंपेरेटिवली ग्रोथ तो है, पर जैसा ग्रोथ आपको आइनॉक्स विंड के केस में था 104%, 138%, वैसा ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये अलग अलग कंपनीज में रहता है और कंपनी नेक्स्ट ईयर के लिए भी जो है ना रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है 20% का। तो ये भी ध्यान रखिएगा, TDPS का फ्यूचर प्लान में है फोकस ऑन रेवेन्यू ग्रोथ एक्सीडिंग 20% फॉर 26-27। क्यों? क्योंकि एक्सपांशन इनटू न्यू मार्केट लाइक आपको AI डेटा सेंटर एंड रिन्यूएबल, इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट ऑर्डर एंड द कमिशनिंग ऑफ अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से कंपनी ये ग्रोथ आने वाले टाइम में एक्सपेक्ट कर सकती है। बाकी प्रॉफिट के ऊपर आएंगे तो हाईली प्रॉफिटेबल कंपनी है। नेट प्रॉफिट देखने को मिलेगा तो 97 करोड़ से 118 करोड़ और 118 करोड़ से बढ़कर के 175 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। प्रॉफिट इतना ज़्यादा क्यों है? क्योंकि कंपनी के मार्जिन जो है वो काफ़ी अच्छा है। 17% का मार्जिन था जो कि अभी बढ़ करके 18% पर पहुंचा है। तो मार्जिन एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से आपको यहाँ पर नेट प्रॉफिट जो है वो हमको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। बाकी वैल्यूएशन पर अगर आप आएंगे तो स्टॉक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा थोड़ा फेयरली वैल्यूएशन पर अवेलेबल है पीई के हिसाब से। हालांकि पेग रेशो के हिसाब से स्टॉक आपको ओवर वैल्यू है। और वहीं अगर मैं इस कंपनी के मार्केट कैप की बात करूं तो 10,500 करोड़ का मार्केट कैप है। ROE एंड ROC इंप्रेसिव है 22 एंड 30%, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वहीं डेट की बात करूं तो कंपनी के ऊपर में डेट नहीं है, ये एक बहुत अच्छी बात है। तो कंपनी का जो भी प्रॉफिट जनरेट होता है ना वो पूरा का पूरा नेट प्रॉफिट है, कंपनी को इंटरेस्ट पे नहीं करना है। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से डेट टू इक्विटी बिल्कुल जीरो है। और रिजर्व भी जो है वो कंपनी के पास में आपको अच्छा देखने को मिलेगा, अप्रोक्सीमेटली 1000 करोड़ 930 करोड़ का रिजर्व है, जो कि एक अच्छी बात है। और वहीं शेयर होल्डिंग पैटर्न पर आएंगे ना तो TDPS के केस में जो पर्सनली जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पर पॉजिटिव लग रहा है ना कि इस कंपनी में 10,000 करोड़ की कंपनी है और उसके बावजूद भी इस कंपनी में प्रमोटर की तो होल्डिंग ठीक है जो है,
इंस्टीट्यूशन का यहाँ पर काफ़ी कॉन्फिडेंस है। अगर आप देखेंगे प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो आपको 26.87 है, कोई भी चेंज नहीं हुआ है। पर अगर मैं एफआईआई की बात करूँ तो 23.55% से बढ़ करके ये 24.36%, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 25% की स्ट्रॉन्ग होल्डिंग जो है वो आपको एफआईआई के पास में है। और म्यूचुअल फंड भी पीछे नहीं है, म्यूचुअल फंड की भी होल्डिंग 25.39 से ये घट करके 23.19 पर आया है। पर अभी भी जो है ना, दोनों कंपनी को, मतलब दोनों कंपनी नहीं, सॉरी, दोनों इंस्टीट्यूशन को अगर आप मिला देंगे, यानी कि एफआईआई डीआई को दोनों को मिला करके अप्रॉक्सीमेटली आपको 50% की जो होल्डिंग है वो यहाँ पर इंस्टीट्यूशन के पास में। और किसी भी कंपनी में अगर इंस्टीट्यूशन की इतनी अच्छी होल्डिंग है तो आप इस कंपनी को फर्दर और स्टडी कर सकते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा रीज़न है। और सीधी सी बात है, पब्लिक की जो होल्डिंग है वो रिमेनिंग कितना बचता है तो 25%, और वही अराउंड 24-25% की होल्डिंग जो है वो आपको पब्लिक का देखने को मिलेगा। हालांकि रिसेंट क्वार्टर में जो है भले एफआईआई ने थोड़ा सा खरीदा है पर म्यूचुअल फंड ने थोड़ा ज़्यादा बेच दिया है, इसकी वजह से जो पब्लिक की होल्डिंग है ना वो यहाँ पर हमको थोड़ा बढ़ते हुए देखने को मिला है। पर कोई बहुत मैसिव चेंज नहीं हुआ है, अभी भी 25% की ही होल्डिंग पब्लिक के पास में है। और रिमेनिंग जो 75% की होल्डिंग है वो आपको स्ट्रॉन्ग हैंड में है, यानी कि प्रमोटर, एफआईआई और डीआईआई। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तो आई होप आपने वीडियो को पूरा एंड तक देखा है। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, वीडियो आपने एंड तक देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। बाकी वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और आपको एक चीज़ बता दूं कि हमारी तरफ से किसी भी कंपनी, किसी भी सेक्टर को लेकर के हमारी तरफ से किसी भी तरह का कोई भी बाई सेल होल्ड का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो इस चीज़ को आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। और कोशिश करूंगा मैं आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है वो मैं आपके लिए बना करके ला सकूँ। तो ध्यान रखिएगा। बाकी वीडियोज़ को हमारे सिर्फ आपको नॉलेज एंड एजुकेशन पर्पस से ही लेना है, क्योंकि हम सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है। तो इस चीज़ को आपको खास ख्याल रखना है। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।